एक सभा अटेंड करते हैं, बोलते हैं ना लाचार मुख्यमंत्री की लाचार सभा थी वो। बहुत बड़े भाषण दिए गए और उस पे ना ही किसानों की बात की गई, ना ही बेरोजगारी पे बात की गई। और जो लोड शेडिंग पूरे महाराष्ट्र में हर गांव में, हर गली में, हर जगह पे लोड शेडिंग बहुत बड़े प्रॉब्लम संकट में पूरा महाराष्ट्र है। ये खुद डिपार्टमेंट बोलता है, खुद मंत्री बोलते हैं। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। लगातार नवनीत राणा को उद्धव ठाकरे को धमकियां देना, लगातार चुनौतियां देना अब यहाँ पर तुल पकड़ रहा है। जी हाँ, महाराष्ट्र की सियासत बहुत ज्यादा गर्मा चुकी है और उसी चीज को लेकर यहाँ पर आज हम मौजूद हैं। इन्हीं चीजों पर बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक धमकियां जो मिल रही है नवनीत राणा से, आखिरकार क्या बात है ऐसी। क्योंकि नवनीत राणा को साथ भी मिल रहा है बीजेपी का, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही है कि यहाँ पर एक बार आज फिर से चुनौती देती नजर आई है उद्धव ठाकरे को। ये तक कह दिया कि जहां से मैं चुनाव लड़ूंगी वहां से चुनाव लड़ा जाए। वो भले ही उन्होंने अस्पताल से बाहर निकलकर कह दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है उसमें काफी ज्यादा बात करती नजर आई, जिसमें हनुमान चालीसा विवाद को लेकर काफी कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि किसी में दम नहीं है जो मुझे हनुमान चालीसा करने से रोक सके, किसी में दम नहीं है कि कोई भी मुझे कहीं भी जाने से रोक सके। इस तरीके की लगातार यहाँ पर बात करती नजर आई है नवनीत राणा। चलिए सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद आपसे राय भी पूछेंगे कि आखिरकार नवनीत राणा का इस तरीके का बर्ताव क्या जाहिर करता है। एक सभा अटेंड करते हैं, बोलते हैं ना लाचार मुख्यमंत्री की लाचार सभा थी वो। बहुत बड़े भाषण दिए गए और उस पे ना ही किसानों की बात की गई, ना ही बेरोजगारी पे बात की गई। और जो लोड शेडिंग पूरे महाराष्ट्र में हर गांव में, हर गली में, हर जगह पे लोड शेडिंग बहुत बड़े प्रॉब्लम संकट में पूरा महाराष्ट्र है। ये खुद डिपार्टमेंट बोलता है, खुद मंत्री बोलते हैं। ना उस पे एक शब्द और एक टिप्पणी की गई, सिर्फ दूसरों के ऊपर बोलने के लिए वो सभा ली गई थी। 2.5 साल डिस्ट्रिक्ट में गए ना, मंत्रालय 2.5 साल मुख्यमंत्री कार्यालय में तो गए नहीं। एक दौरा उनके सुपुत्र ने कल बोला कि मुख्यमंत्री विदर्भ में गए, मराठवाड़ा में गए, एक दौरा एक भी किसान के खेतों में गए हैं क्या? बेरोजगारी के लिए कितनी मीटिंग्स, कितने डिसीजन ये सरकार ने और मुख्यमंत्री ने लिए, उन्होंने बताना चाहिए। और एक वीडियो, मैं ज्यादा वीडियो नहीं मांग रही, विदर्भ में कौन से गांव में, कौन से क्षेत्र में घूमे, कौन से सब्जेक्ट के लिए घूमे, वो एक वीडियो उन्होंने जाहिर करना चाहिए। किसानों के बारे में तो कोई तकलीफ की एक शब्द बात नहीं की गई। किसानों की परिस्थिति आज क्या है? बेरोजगारी पर एक शब्द बोले नहीं कि इतने रोजगार देने के लिए, हम हाथों को रोजगार देने के लिए ये सरकार बनी है। 2019 के बाद 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी है मेरे महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका डाटा उनके डिपार्टमेंट ने और मुख्यमंत्री ने देना चाहिए। कितने युवकों को, कितने बेरोजगार हाथों को उन्होंने रोजगार दिया, ये बताना चाहिए उन्होंने। वो बोलते हैं हाथों को रोजगार दिया, कौन से हाथों को रोजगार दिया? 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी देवेंद्र फडणवीस की सरकार के बाद महाराष्ट्र में 3 टाइम ज्यादा बेरोजगारी महाराष्ट्र में बढ़ी है। और कल संभाजी महाराज की दिन था, अभिवादन जयंती थी, अभिवादन करना का दिन था। और औरंगजेब के कब्र पे जाकर जिन्होंने फूल चढ़ाए, पूरी महाराष्ट्र की एक, उन्होंने इलेक्शन के पहले कहा था कि औरंगाबाद का नाम हम संभाजी नगर रखेंगे। और उस मंच पे बोलते हैं कि संभाजी नगर रखने की क्या जरूरत है? तुम्हारे ही एजेंडे में था और तुम ही आज बोलते हैं उसकी क्या जरूरत थी? फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि 370 हटाने के लिए जब आदरणीय बाला साहेब ठाकरे ने अपना विचार रखे थे मोदी जी के सामने कि 370 हटनी चाहिए और कश्मीर के
जितने भी लोग हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए। वो सपना पूरा मोदी जी ने किया और आप छोटा सा काम, मुख्यमंत्री हैं, नगर बदल सकते नहीं, इतने लाचार मुख्यमंत्री हो गए हैं कि अपनी विचारधारा से बहुत अलग दिशा में काम कर रहे हैं। उन्हें ये पता है कि औरंगाबाद को अगर संभाजी नगर कर दिए तो बाकी पक्ष हमसे बाजू में हटकर वो दूसरी राह पकड़ लेंगे। यही डर रह गया सिर्फ तुम्हारे मन में। कल एक एमपी ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, संकट मोचन जी का गदा हाथ में दिया, देने की कोशिश की तो हाथ लगा के अनटचेबल जो होता है उस तरीके से उन्होंने हाथ लगाया और टर्न करके चले गए। वो वीडियो क्लिपिंग निकाल के आप देखिए। गदा का अपमान किया। जो शास्त्र लेकर पूरे देश में संकट मोचन जी ने जो हमारे लिए लड़ाई की, वो शस्त्र को हाथ ना लगाते हुए, उसे अवॉइड करते हुए टर्न करके हाथ, कभी भी जब गदा हाथ में देते हैं तो हाथ में लेकर उसका सम्मान किया जाता है और उसके बाद दूसरे के हाथ में सौंपा जाता है। ये हमारी कल्चर है, उसका अपमान ये मुख्यमंत्री ने किया। अब आपने इस वीडियो को तो देखा ही और यहाँ पर सुना है कि नवनीत राणा अपनी बातों को रखते नजर आई है। यहाँ पर किस तरीके से उद्धव ठाकरे को लेकर कितनी बातें कहती नजर आई है, कितना कुछ कहती नजर आई है। ये साफ साफ मालूम चलता है कि अब उन्हें महाराष्ट्र की सियासत से, महाराष्ट्र के बदलते बर्ताव से और उद्धव ठाकरे से किसी भी चीज का कोई खास डर नहीं लगता है। और इन्हीं चीजों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे अपने सहयोगियों के साथ। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ यहाँ पर अंजलि का। तो अंजलि, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से भी महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है, नवनीत राणा पीछे हटने का नाम नहीं ले रही और जिस तरीके से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे है वो महारैली करते हुए नजर आते हैं। महारैली उन्होंने की, उन्होंने मुद्दे पर कभी बात नहीं की, वो सिर्फ अपने आप को सही ठहराने की बात करें। क्या यहाँ पर कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे को अपनी सीट का लगातार डर बना हुआ है? जी बिल्कुल, ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि आप देख रही हैं कि नवनीत राणा अब एक भी मौका नहीं छोड़ रही हैं कोई भी बयानबाजी करने का। एक तो पहले वो महाराष्ट्र से दिल्ली आ जाती हैं, कनॉट प्लेस में जिस तरीके से वो महाआरती रखती हैं, एक तरह से वो उद्धव ठाकरे को अभी भी चैलेंज पे चैलेंज दे रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वो उद्धव ठाकरे की सीट कहीं ना कहीं हथियाने के तौर पर तो बात कर ही रही हैं। कशिश, जिस तरीके से बीजेपी का उनको समर्थन मिल रहा है, लेकिन उनकी चीज़ों को अभी समझना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बीजेपी पर भी तंज लगातार कसती नजर आ रही हैं। वो अपने आप को एक ऐसा नेता यहाँ पर दुनिया के सामने पेश कर रही हैं कि जिनको किसी के भी साथ की जरूरत नहीं है और एक महिला के तौर पर एक नारी शक्ति को वो दिखा रही हैं कि एक अकेली महिला आखिर उद्धव ठाकरे जैसे सीएम को ललकार सकती है और कहीं ना कहीं उनकी सीट भी हथिया सकती है, जिसको लेकर वो लगातार सीएम उद्धव ठाकरे के कामकाज को लेकर भी बयानबाजी कर रही हैं कि वो बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार पर बात नहीं कर रहे हैं। तो उनको इस चीज पर बात करने की जरूरत है। यहाँ पर अंजलि, आपने बात की महिला शक्ति को लेकर, यहाँ पर नारी शक्ति को लेकर आपने कहा। इसी चीज़ को लेकर मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से नवनीत राणा की गिरफ्तारी हुई है, यहाँ पर हमने देखा कि अस्पताल में कितनी बुरी हालत थी उनकी, कितनी गंभीर हालत थी, साथ ही साथ जब वो जेल में बंद थी तब कितनी ज़्यादा पीड़ित थी अपनी बीमारी को लेकर। अब उन्होंने ये कह दिया राज ठाकरे को कि जो उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे है, तो अगर ऐसा होता है कि उद्धव ठाकरे सीएम नहीं रहते, उसके बाद उनकी पत्नी के साथ ये सब हो, तो उसके बाद वो क्या करेंगे? क्या वो कुछ कर पाएंगे या फिर उनके दुख में ही बैठे नजर आएंगे? क्योंकि रवि राणा भी इसी तरीके से थे। जी बिल्कुल, रवि राणा भी इस तरीके से थे, लेकिन जो नवनीत राणा का चेहरा इस वक्त कशिश उभर कर आ रहा है, वो अकेले ही अपनी लड़ाई को लड़ना चाहती हैं और कहीं ना कहीं रवि राणा उनके साथ तब थे जब नवनीत राणा को एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी। भले ही वो उनके प्रोफेशनल चीज़ों में दखलंदाजी ना कर रहे हों, क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ का भी अलग अलग नेतृत्व होता है, उनकी अलग तरह की सोचने की प्रक्रिया है और उनकी अलग। तो इस वजह से जो रवि राणा है वो इस चीज़ पर दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन साथ अगर इमोशनली कहा जाए तो रवि राणा उनके साथ खड़े हैं। और सेम चीज अगर वो उद्धव ठाकरे की वाइफ को लेकर बोल रही हैं तो उद्धव ठाकरे को इन चीजों को सोचने की जरूरत है अपनी वाइफ के ऊपर लेकर ही। अगर आप किसी पर राजद्रोह का केस अगर आपकी वाइफ पर इस चीज का केस लगता और आपकी वाइफ को जेल होती और आपकी वाइफ के साथ वैसी प्रताड़ना होती जैसे नवनीत राणा के साथ हुई है, तो आप कितना इमोशनली अपने आप को वीक समझते। लेकिन अंजलि, यहाँ पे जिस तरीके से राजनीति का खेल है पूरा, तो राजनीति के खेल में यहाँ पर्सनल लाइफ में जाना जरूरी था नवनीत राणा का? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर
नवनीत राणा भी तो इसलिए पर्सनल हुई ना क्योंकि उनके पति को लेकर भी ये चीजें बोली जा रही हैं। अगर आप सामने से वार करेंगे तो पलटवार भी आपको मिलेगा। मैं तो यही कहूँगी। जी शुक्रिया अंजलि। जिस तरीके से यहाँ पर अंजलि ने भी अपनी बात रखी कि अगर आप पे वार किया जाएगा तो पलटवार होना लाजमी सी बात है, तो उन्हीं चीज़ों को लेकर यहाँ पर चर्चा बनी हुई है। लेकिन अगर थोड़ी सी महारेली को लेकर आपको बात बता दें तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे तो मौजूद थे, पार्टी के सभी लोग मौजूद थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब आदित्य ठाकरे सामने आए तो उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई हिंदुत्व विरोधी होता है तो उसकी उंगलियां काट दी जाएगी। तो इसी चीज़ को लेकर मैं साक्षी आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि आदित्य ठाकरे ने तो अपनी बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये कहते नजर आए कि हम हिंदुत्व वाले लोग हैं, हम असली है बाकी नकली है। तो क्या ये जो महारेली की गई जिसकी उम्मीदें ये थी कि बेरोजगारी महंगाई पे बातचीत होगी, लेकिन यहाँ पर तो अपने आप को सही ठहराने की बात करते नजर आए उद्धव ठाकरे। जी देखिए, ये जो सभा हुई थी ये वो सभा थी जहां पर आप उन मुद्दों पर बात करते हैं आप जिसके लिए आपको मंत्री बनाया गया है। महाराष्ट्र के अपने राज्य के कई ऐसे मुद्दे हैं, इतने मुद्दे हैं बेरोजगारी से लेके कई गरीबों तक, किसानों के मुद्दे हैं जिन पर आपको बात करनी चाहिए। पर वो मुद्दे छोड़कर आपने क्या बात की, हिंदुत्व को लेकर अपने आप को साबित करने की कोशिश की कि हम हिंदुत्व की तरफ बोलते हैं और हम ही असली हिंदुत्व हैं, बाकी जो हैं वो नकली हैं। और इसी तरह का बयान उद्धव ठाकरे ने पहले राज ठाकरे के लिए दिया था कि वो जो हैं वो नकली हैं और हम जो हैं, जी संजय राउत ने भी सेम बयान दिया था। इस तरह का बयान देना यही लगता है कि आप अपने आप को एक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं या जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप असली हिंदुत्व हैं। जहां नवनीत राणा के इल्जाम आरोप लगाने के बाद ये लगा था कि आप जो हैं कहीं ना कहीं जनता के सामने आपकी ये इमेज बन गई कि आप हिंदुत्व के बारे में नहीं सोचते क्योंकि आप कुछ बोले ही नहीं। लेकिन अब यही सवाल उठता है कि आज आपने इतना क्लियर करने की कोशिश की अपने आप को कि हिंदुत्व में आप ही असली हैं बाकी नकली हैं, तो ये चीज़ें गलत थी। जिस तरीके से यहाँ पर साक्षी ने ये चीज़ बताई कि अपने आप को सिर्फ सही साबित करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा साक्षी आपसे कि यहाँ पर नवनीत राणा अभी भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। कहीं ना कहीं ये उम्मीदें लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं ये सोचा जा रहा है कि जो उनमें बर्ताव, जो उनका अलग बर्ताव है वो यहाँ पर भाजपा की वजह से है, भाजपा सपोर्ट उन्हें कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सवाल मेरा ये बनता है कि जब वो कल दिल्ली पहुंची थी, जब उन्होंने कहा कि हम रिमोट कंट्रोल नहीं है, यहाँ तक कि भाजपा की भी नहीं है, उन्होंने कहा कि हम उनके इशारों पे नहीं चलते, तो क्या ये चीज दर्शाती है कि भाजपा के साथ सपोर्ट तो मिल रहा है लेकिन वो ये जाहिर नहीं करना चाहती सामने? देखिए, भाजपा का सपोर्ट हमें तब लगा कि नवनीत राणा के पास है जब भाजपा के कुछ ऐसे सांसद हैं जो शिवसेना को लेकर लगातार तंज कस रहे थे या उनको घेरे में ले रहे थे, लेकिन नवनीत राणा या राज ठाकरे का नाम नहीं ले रहे थे कि हम उनकी साइड से हैं। तो एक तरीके से ये था कि इस चीज़ों से पता लगा कि भाजपा जो है वो पूरी तरीके से सपोर्ट तो कर रही है पर सामने नाम नहीं ला रही। और जब नवनीत राणा के सामने ये बात आती है, हर कोई उनको ये बोलता है कि आपका तो बीजेपी सपोर्ट कर रही है, उस वक्त उन्होंने उस बात पे इन चीज़ों को निकाला कि मेरा कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, जो वो मुझे चला रहे हैं, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ जो भी चीज़ें कर रही हूँ। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये हर कोई कह सकता है कि अगर नवनीत राणा इतने खुलकर बोल पा रही हैं, इतने खुलकर एक्शन ले पा रही हैं मुख्यमंत्री पर, तो उनके पीछे ज़रूर कहीं ना कहीं एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। देखिए, ऐसा कहा जा सकता है कि उनके पीछे कोई ना कोई बड़ा सपोर्ट है, लेकिन आपको आखिरी में यही बता दें कि नवनीत राणा की एक एक धमकी से अब शिवसेना और शिवसेना के जो नेता है वो लगातार खौफ में नजर आ रहे हैं। अब देखना तो यही बाकी है कि जो महारेली की गई, क्या ऐसी महारेली दोबारा होती है, क्या इस तरीके का उद्धव ठाकरे अब जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत करते नजर आते हैं या फिर अपने आप को हमेशा की तरह ठीक ठहराते हुए नजर आते हैं। देखना लाजमी होगा। मिलते हैं फिर इसी समय पर। नमस्कार।